गुड इवनिंग क्लास। अब आप ये बताएं लास्ट क्लास के अंदर क्या रिवाइज करा था हम लोगों ने, आई मीन क्या टॉपिक पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? तीनों हो गए थे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मिनट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इधर मत देखें, आप कॉपी बंद करें। हाँ जी, आप हो योगिता। ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये आधार कार्ड अपडेट करा लो फिर। नहीं, आप आधार कार्ड, मैं इसे ही बोलूँगा, आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए फिर आप। तो सारा गलत हो रखा है, फोटो तक गलत है वहाँ पे तो आपकी, नेम गलत, जेंडर गलत, फोटो गलत। हाँ जी बताएं, आप बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल रेज? आप है दिव्यांशु? मैंने दिव्यांशु की तरफ पॉइंट करा, दिव्यांशु ही बताएगा। चलिए जल्दी से, जोक्स अपार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज और एनोड रेज? इन तीनों में से कोई भी एक बता दो। चलो शुक्र, तुमको इतना तो पता है। अब बता दो होता क्या है? दिव्यांशु, दिव्यांशु सर वो कह रहे कोई बात नहीं, बता दे। नंबर 2 लगा। आंसर नहीं आया अभी तक। आफ्टर द क्लास रुक के जाना। बाहर नहीं मिलना, यहीं मिलना है, ठीक है? आपने अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली है, ठीक है ना? ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इट डजंट मीन के इनके अलावा कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता। हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स भी है जो नॉन फंडामेंटल है और सब एटॉमिक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? एटम से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोला गया था? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला गया था और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। हमारे पास नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं जो सब एटॉमिक भी होते हैं। एग्जाम्पल्स आर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन एटसेट्रा, ठीक है ना? तो इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में लिखो इन दी फॉर्म ऑफ, इन टेबुलर फॉर्म। चार्ज के बारे में लिखो, मास के बारे में लिखो, ठीक है? स्टार्ट करो। सबसे पहले आप ये, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी करा था, ठीक है ना? फिर से करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन पे? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो मास होता है ना, लगभग बराबर होता है, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इधर भी यही है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है जी? मास लिख लिया हमने। चलो आगे बताओ, चार्ज के बारे में बताओ। चार्ज के बारे में, इसका कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये जो चार्ज आप लोगों ने लिखा है, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना? अगर आप माइनस लगाओगे तो इसका एक्चुअल चार्ज हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है ना, है ना? फिर ये क्या लिखा है मैंने? क्वेश्चन समझ गए? यहीं से समझ गए क्वेश्चन। भाई मैंने इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज लिखा है, फिर ये क्या लिखा है? फिर पॉइंट समझ गए ना मेरा? भाई वहां अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतना चार्ज मैंने यहां क्यों नहीं लिखा? या इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है तो यहां -1 क्यों नहीं लिखा? ये जो इलेक्ट्रॉन पे -1 लिखा है ना, ये यूनिट होती है, -1 यूनिट चार्ज, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और पॉजिटिव, ठीक है? और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 0। तो हमने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास भी लिख लिए और चार्ज भी लिख लिए, ठीक है ना? एक और चीज सुनो,
जैसे प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचोगे सर वहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स लगा देनी है, ठीक है ना। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज वही चार्ज प्रोटॉन पे है, बट पोलैरिटी डिफरेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो प्रोटॉन पे +1 है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला है, इनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो नॉन फंडामेंटल होते हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रिनो, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मीजोन एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो पहले आप ये उतारो, लिख लो, इसके बाद लिखो above 3 particles are fundamental particles, above 3 particles are fundamental particles, above 3 particles are fundamental particles which are present in all atoms, which are present in all atoms except hydrogen, which are present in all atoms except hydrogen. Above 3 particles are fundamental particles which are present in all atoms except hydrogen atom, except hydrogen atom. And apart from these particles, there are many non-fundamental particles. Apart from these particles, there are many non-fundamental particles like neutrino, neutrino. There are many non-fundamental particles like neutrino, कॉमा करके एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन, MESON, मीजोन, MESON, कॉमा करके पॉजिट्रॉन, POSITRON, etc. are also present, ठीक है जी। दोबारा सुन लो, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जहां पे हमने कैथोड रेस के बारे में जाना, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी जहां पे हमने एनोड रेस के बारे में जाना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जहां पे आपने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो सब एटॉमिक भी होते हैं। एग्जांपल्स आर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीजोन एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोगों से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। अभी लिखना नहीं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे आप लोग, बताना। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोलूं तो क्या बोलोगे आप लोग, 1 फैरेडे। कहां से आंसर आ रहा है मेरे भाई, क्या बात हो गई। हाँ जी बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या लिखूं बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही लिखोगे भाई। इसकी जगह आप E भी लिख सकते हो, ठीक है ना। E को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, क्या बोलते हैं, आवाज ही नहीं आई, क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बेसिकली E ये होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलोगे आप लोग, 2E, ठीक है जी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3E लिखोगे, ठीक है।
वापस चेक कर लिया आपने। ठीक है, आगे देखो, चार्ज ऑन Na+, क्या बताओगे? अब चेक कर रहा हूं क्या Na+E। अबे कितना चार्ज है उसके ऊपर, ये बताओ, तुम नॉर्मली बता दो। अरे मैग्नीट्यूड में तो बताओ। +1 है ना, और 1 यूनिट किसके बराबर बताया मैंने? और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है क्या? तो E बोल सकता हूं। पोलैरिटी नहीं ले रहा मैं यहां पर, प्लस माइनस नहीं कंसीडर कर रहा, वैसे तो E है। चेक करेंगे मुझे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। चार्ज बेटा, अब तुम हंसे ना क्लास के अंदर, दिक्कत में आ जाओगे। कितना चार्ज लिखूं? 2E। चार्ज ऑन Al3+ 3E। तो इससे आपने कोई ट्रेंड नोटिस करा? जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया तो E आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया 2E आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया 3E आ रहा है, Na+ का चार्ज लिया E, Mg2+ का चार्ज 2E, Al3+ का चार्ज 3। तो इससे क्या कंक्लूड करते हो? जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो कोई रैंडम वैल्यू नहीं आ रही है, वो मल्टीपल्स में आ रही है। किसके मल्टीपल्स में आ रही है? E के मल्टीपल्स में आ रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर टर्म होती है क्वांटाइज्ड। तो चार्ज जो होता है आपका क्वांटाइज्ड होता है, कहने का मतलब कोई रैंडम वैल्यू नहीं आएगी, E के मल्टीपल पर आएगी। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। जैसे आप लोग बैठ गए ऑटो रिक्शा पे, तो बैठते ही पहला फेयर लग जाता है, ये तो पता ही होगा। उसके बाद जो वैल्यूज आती है वो आपसे कैसे चार्ज करेगा? मल्टीपल्स में चार्ज करेगा। 1 किलोमीटर कवर हो गया 15 रुपये ले लेगा, 2 किलोमीटर कवर हो गया 30 रुपये ले लेगा, आप थोड़ा सा भी चल लोगे तो भी वो 1 किलोमीटर के चार्ज ले लेगा, वो बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा। अब जो वैल्यूज आएगी, मतलब जो उसका फेयर कैलकुलेट होगा किलोमीटर्स के हिसाब से होगा, पर किलोमीटर्स के हिसाब से होगा। तो इसी तरीके से जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो रैंडम वैल्यू नहीं आएगी, वो E के मल्टीपल्स में आएगी, और इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है क्वांटाइजेशन। तो कहने का मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आया समझ में? तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको रुक जाओ 2 मिनट, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है समझाने के लिए। लिखो, लिख लेना बेशक। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू ऑफ E। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड की स्पेलिंग पता है? लिख लेंगे। मैंने क्या बोला था? हाँ जी, क्वांटाइज की स्पेलिंग लिखो। चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू ऑफ E। फिर आप लिख लेना Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, वेयर N इज इंटीजर, ठीक है जी। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले आने वाले हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी आपको, तो ये उसके लिए टॉपिक करवा रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा, बहुत देखना। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी बाय द वे मैंने आपको बताई दी थी, यहीं से ही है वो सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगेगा सर ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर ही है, पोलैरिटी वाइज अलग है, एक का माइनस है एक का प्लस है, बस ये आपने बचपन में एक एग्जाम्पल सीखा होगा ना, वो स्केल को रब करते हैं, बालों पे रब करते थे, फिर पीस ऑफ पेपर रख दिया करते उसको अट्रैक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था ना। एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस वजह से वो कॉन्सेप्ट होता था। तो इसमें मैथमेटिक्स मत अप्लाई कर देना। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये वैल्यू तो माइनस में है, ये तो कम होनी चाहिए, जबकि वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, वो आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखेंगे।
तो ये कंफ्यूजन आपने यहाँ नहीं लानी है। लिखो सेकंड पॉइंट, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर से उतार लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर से उतार लो उसको। उसके बाद लिखो, दिस डज नॉट मीन, दिस डज नॉट मीन, दिस डज नॉट मीन प्रोटॉन हैज हायर चार्ज। This does not mean proton has a higher charge. Both electron and proton have same charge. Both electron and proton have same charge, but their nature are opposite. ठीक है जी, but their nature are opposite. तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पहला पॉइंट ये देखा। दूसरा क्या बताया कि दोनों का चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस नेचर अलग है, पोलैरिटी अलग है। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता है। थर्ड पॉइंट लिखो, like charges repel each other. Third point, like charges repel each other, like charges repel each other and opposite charges attract each other, and opposite charges attract each other, and opposite charges attract each other. चलो आगे देखो, आपको दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना आता है, पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। कूलम्स लॉ का भी पढ़ा आप लोगों ने, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी पढ़ा आप लोगों ने। अरे यार कुछ तो एक्सप्रेशन दो, हंस के बता रहे हैं। देखो लेट्स से आपने दो चार्जेस पिक कर लिए, एक का मैग्नीट्यूड है Q1, चार्जेस को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्जेस को Q से डिनोट करते हैं। दूसरा चार्ज आपने पिक करा जिसका मैग्नीट्यूड है Q2, दोनों अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा आप क्या बोलोगे, नेगेटिव। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूं, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अगर ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरो, ऐसे एरो दिखाओगे आप लोग। अगर रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो पास आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इन दोनों के बीच का, अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट, वेयर K इज अ कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होता है, जो किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अगर आप CGS सॉरी अगर आप लोग SI यूनिट के अंदर बात करो, SI यूनिट के अंदर चार्ज की यूनिट, चार्ज कभी सुना है पहले आप लोगों ने, ये सब नया है आपके लिए, चार्ज सुना है ना। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो अगर आप चार्ज कूलम्स में ले रहे हो, डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना 9 × 10⁹ हो जाती है। ठीक है, आपको अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन भी तो हो सकता है, यहां पे चार्जेस अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी के ले रहा हूं तो क्या सेम पोलैरिटी के भी तो ले सकता हूं, दोनों प्लस प्लस ले लो या दोनों माइनस माइनस ले लो, तो फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। अरे आप दोनों तरफ प्लस प्लस ले लो या दोनों तरफ माइनस माइनस ले लो, कुछ तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो एक बात बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया है, तो डायरेक्शन इंक्लूड करते तो क्या लिखते हो आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करो तो स्केलर क्वांटिटी। तो चार्जेस है ना आपके, ये स्केलर क्वांटिटी होती है।
तभी तो मैं यहाँ डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं कंसीडर कर रहा, चार्ज भी नहीं कंसीडर कर रहा, सॉरी चार्ज कर रहा हूँ, पोलैरिटी भी कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर 1 पॉइंट। अगर आपको दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनता है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने नया सुना होगा, ये 12th के अंदर आप लोग पढ़ोगे, इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या करोगे जानकर? क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन इसका आएगा ही नहीं ना भाई, क्वेश्चन तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, तो वहां तक हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी 12th के अंदर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब आ जाओ यूनिट, सॉरी सिस्टम बदलते हैं, मतलब एसआई सिस्टम लिया था, अब लेते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की क्या यूनिट होती है? फिजिक्स में तो पढ़ा होगा यार, ऐसा हो नहीं सकता, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ा। सीजीएस ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, आर का बता दो क्या मेंशन कर रखा है मैंने, आर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में। ठीक है, तो उस केस में जो K की वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। आपको बेसिकली ये जानना है, बस ये जानना है। कॉपी कर लिखो, 3rd पॉइंट 4th पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट तो लिख लो फिर तरीके से कॉपी कर लेना। लिखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी and force between two charges always act, मैं बताऊं क्यों, मुझे क्यों हंसी आ रही है, वीडियो का सत्यानाश मार देते हो। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस always act along the line joining two charges। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इस लाइन का ये मतलब है फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में आपको जिस डायरेक्शन में आपके दो चार्ज ज्वाइन कर रहे हैं, जिस लाइन पे आपके दो चार्जेस है, इस पर्टिकुलर लाइन पे आपके दो चार्जेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इसी लाइन पर एक्ट करेगा। भाई आप एक चार्ज को यहां रखोगे तो दूसरे को यहां रख लोगे, तो अट्रैक्शन रिपल्शन फिर यहां होगा। आप एक चार्ज यहां रख दो, दूसरे को यहां रख दो, तो अट्रैक्शन रिपल्शन यहां होगा। तो जिस लाइन पे आपने दो चार्ज रखे हुए हैं, जिस दो चार्जों को लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा। वो लाइन आपको लिखवाइए। अब आप ये उतार लो, पहले ये उतारो फिर ये उतारो। लेकिन वो फिर करंट डायरेक्शनल नहीं हो जाएगा। करंट भाई, चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट है। जब चार्ज मोशन में होगा तो करंट आएगा ना, हम तो करंट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो स्टैटिक चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अगर वो किसी को अट्रैक्ट करे तो चार्ज तो वो डायरेक्शनल हो जाएगा। हाँ तो भाई कितना 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 अट्रैक्ट करवा लोगे, एक टाइम पे जाकर रुक ही जाएगा ना। नहीं, आपका पॉइंट सही है, आप कह रहे हैं सर चार्ज मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, मैंने यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस लिए हैं, तो फिर क्या बोल रहे हो आप? डायरेक्शन आ जाएगी ना उसके चार्ज। अरे नहीं मेरे भाई, ये फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, तभी तो बोला स्टैटिक चार्जेस हैं ये, चार्जेस एट रेस्ट। वो जो चैप्टर आपका 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो यही है, चार्ज एट रेस्ट, उसी में सारी वो है फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो ये जो पॉइंट आपको बताया है, इसके अंदर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन चेक कर रहे हो, और इस केसेस के अंदर चार्ज आपके रेस्ट पोजीशन पर है। एकदम जल्दी से उतारो दोनों।
तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन, आज की क्लास में क्या क्या देख चुके हैं हमने, कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम लिखे हैं आज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ नए पार्टिकल्स के नाम लिखे और क्वांटाइजेशन देखा जो सबसे अच्छा पॉइंट था। उसके बाद ये एक अच्छा पॉइंट आया, ठीक है। चलो आगे देख बढ़ते हैं। सर ये EO की वैल्यू क्या है, मतलब वो सॉरी नाम क्या है? ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो इधर, ये किसके इक्वल होता है, इसको ब्रीड क्या करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, याद रहेगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻12 मीटर। इसे पीकोमीटर बोलते हैं, इसे पीकोमीटर बोलते हैं, इसे नैनोमीटर बोलते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। माइक्रोमीटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ये सुना है। फर्मीमीटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। उतार लो, ये पीएम का भी देखो, लिख रहा हूं। ठीक, ये कन्वर्जन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। लिखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ए पार्ट, एक पार्ट मैं सिखाऊंगा, बाकी दो फिर आप करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ए पार्ट 10 एंगस्ट्रॉम इनटू नैनोमीटर। ए पार्ट इज 10 एंगस्ट्रॉम इनटू नैनोमीटर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इधर देखो, कैसे करना सीख लो ज़रा। पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नैनोमीटर चाहिए। ज़रा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 10 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना? नहीं लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जिसमें से ये तो कैंसिल आउट कर गया, ठीक है। इधर तो 1 आ गया। 10⁻⁻9 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर के। तो आंसर इज 1 नैनोमीटर, ठीक है ना। मैंने क्या कन्वर्ट तो मैं अभी मीटर में करा। हाँ जी, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम। बी पार्ट है जी, 300 नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम ना। चलो करो, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। ये जो 10⁻⁻9 मीटर है, ये 1 नैनोमीटर ही होता है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। यही तो यही तो कन्वर्ट आप कर लो फिर डायरेक्ट, तो यही तो कन्वर्जन हुआ। वो कन्वर्ट हो गया, आपको क्यों नहीं लग रहा, आई डोंट नो। आपको भी डाउट है, क्या डाउट है बताओ। सेम
चलो इनका अच्छा डाउट है। मैंने सबसे पहले हमने पढ़ा है 1 एंगस्ट्रॉम इतने मीटर के इक्वल होता है, तो मैंने इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 10 तो यहाँ से आ गया और 1 एंगस्ट्रॉम की जगह ये लिख दिया। ठीक है, इस 10 की पावर -10 को मैंने क्या करा, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -9 लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा जानकर। ठीक है, जिसमें से ये दोनों तो आपका कैंसिल ही हो गया। 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -9 क्या मिलता है, 10 की पावर 1 -1। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो इधर तो 1 आ गया, इधर तो 1 आ गया, इधर क्या बचा 10 की पावर -9 मीटर, और हमें पता है 10 की पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता, तो यहाँ 1 नैनोमीटर लिख दिया। इसका मतलब 10 एंगस्ट्रॉम इज बेसिकली इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अब इधर आ जाओ, क्या करा आप लोगों ने सबसे पहले बताना, 300 को मीटर्स में कन्वर्ट करा, यही करा सबसे पहले। मुझे क्या चाहिए, ध्यान समझना, मुझे चाहिए एंगस्ट्रॉम। सुनो मेरी बात, मुझे चाहिए एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपको 10 की पावर -10 मीटर कहीं चाहिए, है ना। तो देखो, मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 10 से डिवाइड कर दूं, कोई समस्या? सुनते जाओ स्टेप। पहले मैंने क्या करा, इस नैनोमीटर को मीटर में कर दिया। आप सुनो, नैनोमीटर को पहले मैंने मीटर में कर दिया, इतना क्लियर है। हमने अभी पढ़ा ना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू इतने मीटर। जब 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल है, तो 300 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। इतना क्लियर है। मैंने क्या करा, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से डिवाइड करा, इतना क्लियर है। आप इस वाले 10 को और इस वाले 300 को एक तरफ कर दो। क्या कितने लिख दूं, 3000 लिख दूं, 3000 लिख दूं। इधर देखो आप, 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, इतना क्लियर है। आप लोगों ने पढ़ा है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस हो जाती है। तो 3000 इंटू 10 की पावर -9 -1, ठीक है। 3000 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और मुझे पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के। तो इसको हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 300 नैनोमीटर 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो जो कन्वर्जन आप लोगों ने करी है फिर भी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन है। क्वेश्चंस में ऐसी नहीं होगी, इससे सिंपल होगी। क्वेश्चन में सीधा आपको एंगस्ट्रॉम में दे देगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां डिफिकल्ट नहीं होगा। ये फिर भी डिफिकल्ट है, बट इसे सीखो तो सही। ये आपसे हो जाएगा तो जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो ईजी लगेगा। अरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको लगते हैं डिफिकल्ट कुछ बच्चों को, तो अगर मैं डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या लगेंगे, इजी। ये पॉइंट था मेरा। क्या बोल दे, समझ नहीं आया मुझे। क्या बोला आपने? कराने के बाद डिफिकल्ट और डिफिकल्ट लगता है कि क्या कर रहे हैं, और इजी वाला समझ ही नहीं आता, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा सीधा आंसर है और दिमाग घुमा घुमा के आंसर निकालते हैं। ऐसे ही होता है केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर। 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इंटू एंगस्ट्रॉम। करो कन्वर्ट, एंगस्ट्रॉम ही है ना, हाँ करो। करो करो, इजी है, हो जाएगा। आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, कैसे ना कैसे करके ये ले आओ। श्याम ये ले आओ। यहां पे कितनी पावर है, अरे कितनी पावर है 10 की,
-10 चाहिए, क्या करूं? 10 की पावर -3 से इसको बोलो बोलो। और 10 की पावर माइनस मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। अबे तो आगे भी तो बोलो, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड नहीं करोगे? मतलब बोल दे -3 दोनों बार ही मल्टीप्लाई बोला तुमने, पर -3 तुमने दोनों बार मल्टीप्लाई बोला है, 3 से एक बार दोनों बार मल्टीप्लाई बोला है। 5,000 देखो 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 3, इंटू 10 की पावर -3 तो सही तो बोला था इसने। भाई साहब इतना कंफ्यूज कर दिया इसने मेरे को। हाँ मैं समझ गया इसने क्या बोला, इसने सीधा 10 की पावर 3, फिर भाई साहब पॉज ले रहे हैं, हकला रहे हैं थोड़ा सा, फिर 10 के -3 बोल रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इसको और इसको तो एक तरफ कर दो आप, 5000। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -7 -3 -10। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10, और हमें पता है 10 की पावर -10 इज बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे लिख दो आप एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी करो फटाफट से। चलो देखो, लेट्स से आपने दो चार्जेस रख दिए यहां पे, फिर से, ठीक है, एक को Q1 बोला, एक को Q2 बोला। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू 1 बाय, सेम ही है जो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेम ही है, वहां पे बस R² था, यहां पे आपने R² नहीं लिखना। ठीक है, तो 1/4πε0, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। Q1 Q2 मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, Q1 Q2 साथ में लिखे हुए, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब ये चार्जेस आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लिखो अगला पॉइंट, 5th पॉइंट है ये आपका बेसिकली, potential energy of a charge system, potential energy of a charge system containing two charges, potential energy of a charge system containing two charges Q1 and Q2, potential energy of a charge system containing two charges Q1 and Q2 placed at a distance R, placed at a distance R is given by, लिख लो, placed at a distance R is given by this formula. I repeat, potential energy of a charge system containing two charges Q1 and Q2 placed at a distance R is given by this formula. ठीक है, अगला टॉपिक देखो जरा। इसकी डेरिवेशन है? नहीं, जस्ट फॉर्मूला। हाँ, जिसकी डेरिवेशन होगी बता दूंगा, केमिस्ट्री में इतनी डेरिवेशन खास होती नहीं है, फिजिक्स में होती है बहुत, फिर केमिस्ट्री में नहीं मिलेगी आपको। आपने एक ट्यूब ली, ट्यूब में आपने एक कैथोड रखा और एनोड रखा, सुन लेना पहले कहानी। ठीक है, ये वाली रॉड बैटरी के पॉजिटिव पोर्शन से कनेक्टेड है तो इसे एनोड बोल देता हूं। ये वाली रॉड बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से कनेक्टेड है, इसे कैथोड बोल देता हूं। बीच में आपने रखा इलेक्ट्रॉन, कहां मूव करेगा, यहां या यहां मूव करेगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो अब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करना शुरू कर चुका है, तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसमें एनर्जी आएगी, नहीं आएगी? आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो उसमें एनर्जी डेवलप हो जाए, एनर्जी आएगी, डेवलप हो जाएगी। कौन सी एनर्जी होगी? वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करोगे आप लोग? अभी वोल्टेज V है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। आपने कोई चार्ज लिया है जिसकी वैल्यू E है, आप E लिखो, हटाओ माइनस प्लस। चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल नेगेटिव रखा तो इधर जाएगा,
पॉजिटिव रखा तो इधर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने ई ले लिया है, आप मान के चलो लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वी वोल्टेज का आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, तो जाहिर सी बात है आपका ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और कैसे कैलकुलेट करूं। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बेसिकली Q इंटू वी बनेगा। क्या हुआ बोलो, पीछे से बैकग्राउंड इफेक्ट दिए जा रहे हो, म्यूजिक दिए जा रहे हो, बोलो क्या बात हो गई। काइनेटिक, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज जब मोशन में होती है उसमें जो भी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, जो रेस्ट पर होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। मैं जाके छत पे बैठ जाऊं किसी हाइट पर मैं जाके छत पे बैठ जाऊं, हाइट आ गई, मेरा कुछ मास है, जी भी है, एम जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिखवाऊंगा ये, बट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो 9-10 का टॉपिक है मेरे ख्याल से, सही बोला मैंने? आई थिंक 9th का टॉपिक है ये। द एनर्जी, कोई बात नहीं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा आपका बेसिकली हाफ mv² बनेगा, ठीक है जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसमें जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर्मूले वाइज कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी किसी हाइट पे रेस्ट पोजीशन पर होती है तो उसमें जो भी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh। इतना क्लियर है, बोलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने अभी इलेक्ट्रॉन लिया है, या चार्ज पार्टिकल भी आप ले सकते हो, तो ये मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो कैलकुलेट कैसे करोगे, Q इंटू वी। इतना क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस सर। अब चार्ज बताओ कितना लिया मैंने यहां पर? ई लिया है। चार्ज लिया है मैंने ई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करा, अभी तो वी अप्लाई करा है, ईवी, ठीक है। तो ये आपके सामने जो ईवी आया है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी एनर्जी की यूनिट होती है। जैसे आप लोगों ने एनर्जी की यूनिट जूल्स पढ़ी है, कैलोरी भी सुनी होगी, एक और सुन ली आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो ऐसी रफली एक डेटा दे रहा हूं, इसका क्वेश्चन हम बाकायदा करेंगे। मैंने बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज अब की बार है लेट्स से 5e, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5e। और मैंने बोला जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 10 वोल्ट रख दिया, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट। इतना क्लियर है? तो अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, Q इंटू वी रखोगे, जाहिर सी बात है। Q की वैल्यू कितनी है, 5e, और V की वैल्यू कितनी है, 10v। इतना समझ आया? तो 50eV, ठीक है ना। तो एक और यूनिट आपके नॉलेज में अब ऐड हो गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप लोगों से मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे? जब आप इलेक्ट्रॉन को V1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रख दोगे तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी आ जाएगी। देन द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आप E को तो 1 नहीं रख सकते ना, पोटेंशियल डिफरेंस को तो 1 रख सकते हो ना आप। अरे E इज बेसिकली अ फंडामेंटल चार्ज, आप फंडामेंटल चार्ज को 1 नहीं कर सकते। फंडामेंटल चार्ज की तो बाकायदा वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मुझे 1e डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा भाई, मैं V को 1 रखूंगा। फिर मैं ये बोलूंगा कि मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, देन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? कुछ तरीके से लिखवाता हूं, लिखो इफ अ चार्ज Q, इसको बाद में लिखना, मैं तरीके से पॉइंट लिखवा रहा हूं इसका। इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, इफ अ चार्ज Q is placed on a surface having potential V volt, then energy of charge is given by Q into V, जो अभी लिखवाया मैंने आपको।
If a charge Q is placed on a surface having potential V volt, V कैपिटल में लिखना, then energy of charge is given by Q into V. ठीक है जी, अब वो उतार लो. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये लिख लिया, इतना लिख लिया, तरीके से लिखवाऊंगा सारे पॉइंट्स. फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. जब आप किसी मास को पुश कर रहे होते हो विद ए एक्सेलरेशन, सही बोला. अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स के बारे में बात करूं तो उसको क्या बोलूंगा? डाउनवर्ड फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? F इज इक्वल टू एम ए. समझ आ गया ना? जिसके अंदर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, और एक्सेलरेशन और मास वाला कॉन्सेप्ट है. मैं आपसे कह रहा हूं अब आपने डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना है, तो ए को किससे रिप्लेस, मतलब ग्रेविटेशनल वाला फोर्स की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ए को किससे रिप्लेस करोगे? जी. तो एम इंटू जी बेसिकली होता क्या है? क्या होता है? वेट नहीं होता है ना? तो लिखो, इन ग्रेविटेशनल, in case of gravitational field, in case of gravitational field, in case of gravitational field, जो आपका F is equal to ma है, वो बदल के F is equal to ma है, ये बदल जाता है और क्या बन जाता है? F is equal to m into g. ये छोटी छोटी चीजें जो आगे काम आनी है. ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये कॉपी कर लिया होगा. अब ये डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ये भी उतार लो, फिर ये भी उतार लो, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कराता हूं, फिर इसमें फर्दर क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन. 1 इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया ना कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो ईवी है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जाहिर सी बात है, जब आप कोई चार्ज पार्टिकल रख दोगे अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो जो देन द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? लिखो, इट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी possessed by an electron. It is defined as kinetic energy possessed by an electron if it is placed in a potential difference of 1 volt. If it is placed in a potential difference of 1 volt. ठीक है जी, क्लियर हुआ? आगे देखो, ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना जी, ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स के इक्वल होता है. तो एक रिलेशन आपको पता लग गया है, एक रिलेशन आपको पता लग गया है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं आ जाए तो उसको जूल्स में कैसे लिखेंगे. और ये भी बहुत ईजी है समझना. कैसे? देखो, V की वैल्यू तो 1 वोल्ट, V की वैल्यू तो आप 1 वोल्ट रख दोगे, और चार्ज आपका कूलम में होता है. मेरी बात को समझो आप. देखो यूनिट वाइज यहां बताता हूं भाई. E की जो यूनिट होगी कूलम होगी, ये बात तो क्लियर है. पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी क्या होगी? वोल्ट होगी. ये जो कूलम इंटू वोल्ट होता है ना, ये बेसिकली जूल्स होता है. ये पॉइंट क्लियर हुआ? बट यहां पे E की तो वैल्यू है ना कुछ, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. मैं लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. समझ आया? E की वैल्यू डाल दी. पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है, तो C इंटू वी क्या हो जाएगा? जूल्स हो जाएगा. आ गई वैल्यू. आया समझ में? मैं अब अगर आप लोगों से पूछूं
कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है, कैसे निकालोगे? इतनी स्टोरी तो समझ आ गई ना, इतनी स्टोरी समझ आ गई ना। मेरा नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने किलो जूल्स पर मोल के इक्वल होता है। इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉन्ग। क्वेश्चन समझो मेरा, सुनो सुनो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने किलो जूल्स पर मोल के इक्वल होता है, और यहां देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया? इतना समझ में आया ना? जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। किलो जूल्स को अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, बट यहां तो उल्टा कर रहे हैं ना, जूल से किलो जूल जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 1000। इतना क्लियर हो गया? अब मुझे निकालने हैं इसको 1 मोल का, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का है ना। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालूं तो क्या करूं? इनटू, जोर से बोलो भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतना समझ आया भाई? आप समझो मेरे क्वेश्चन को। मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना था किलो जूल पर मोल में। यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। मैडम आपने पहले 1000 नहीं बोला था, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बोला था, तो उसके हिसाब से तो गलत, आपने कंप्लीट ही नहीं करा। आपने सीधे ही रॉन्ग बोल दिया, बोलते ही। तो मैडम आप कंप्लीट करो ना, इंटरप्ट करके बोल दो सर वो रह गया 1000। हमें करना था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। हमें बेसिकली ये करना है। तो इसका मीनिंग ये है कि 1 मोल के इलेक्ट्रॉन की किलो जूल्स में कितनी एनर्जी है। जब वो आप इसके बीच में 1 मोल का इलेक्ट्रॉन रख दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई कर रखा है, इसके बीच में आप 1 मोल का इलेक्ट्रॉन रख दो तो उधर भी तो एनर्जी आएगी। वही एनर्जी बतानी है आपने किलो जूल के अंदर। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये वाला रिलेशन लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल्स। फिर मैंने इसको क्या करा, किलो जूल्स में कन्वर्ट करा। फिर मुझे इसके मोल्स निकालने थे, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी से उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करना आपने। 2 क्वेश्चंस हैं, फटाफट करो, लिखो। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, ये कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। 2 कन्वर्जन सीख लिया आप लोगों ने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, और दूसरा सीखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन करो फटाफट से, बोलू। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, वहां पे चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है। आप लोगों ने सीखा है चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, तो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वो ई की टर्म्स में गिवन होगी, है ना। 5e, 2e, 3e, 4e, या तो ऐसे दे देगा या ई की वैल्यू रख के दे देगा। क्वांटाइजेशन को फॉलो जरूर करेगा, तभी वो पॉइंट सिखाया मैंने आप लोगों को। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e। अब इसको पढ़ के नहीं पता लग रहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें पता है मैग्नीट्यूड कितना है, इतना पता लग रहा है, बट पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता लग रहा। ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल 20 वोल्ट। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल 20 वोल्ट। ठीक, फुल स्टॉप करके। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला पार्ट। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला पार्ट सबसे इजी, कॉमा जूल्स दूसरा पार्ट, एंड किलो जूल पर मोल, एंड किलो जूल पर मोल। करो फटाफट से। पहले गिवन डेटा लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन को रीड करके पहले आप लोग गिवन डेटा लिखेंगे, सीधा क्वेश्चन मत शुरू कर देना। ठीक है जी, सीधा क्वेश्चन मत शुरू कर देना। आई रिपीट, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e is placed in an electric field of potential 20 volt. Calculate its kinetic energy in eV, joules and kilojoules per mole. तो क्या क्या डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर?
क्या क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर बताएं फटाफट से। Q कितना है 5E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना 20 वोल्ट। क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट क्या फाइंड करना बताओ तो सही, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला सीखा Q इंटू वी, सही बात है भाई, सही है ना। Q की वैल्यू पुट कर दो 5E, V की वैल्यू पुट कर दो 20V, कितना आ गया 100 EV, पहला पार्ट का आंसर आ गया, क्योंकि एक आंसर हमें EV में निकालना है। उसके बाद हमें पता है जो 1 EV होता है वो किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 सॉरी कूलम नहीं जूल्स, 10⁻⁻19 जूल्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गई, ठीक है जी, है ना। दो पार्ट हो गए। तीसरा क्या पढ़ा हमने, किलो जूल पर मोल में निकालना है। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 100 इंटू 96 किलो जूल पर मोल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9600 किलो जूल पर मोल। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, नहीं समझ आया जल्दी करो कॉपी। हाँ जी लिखो, अ पार्टिकल ऑफ, नहीं इसमें नहीं इसमें अलग है, इसमें आप लिखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज calculate the value of charge if the kinetic energy is 200 electron volt when it is placed in 10 volt potential difference. Kinetic energy is 200 electron volt when it is, when charge is placed in 10 volt. ठीक है, that's all for today. That's all for today. And for more chemistry related videos, subscribe my channel. Thank you.